हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड ओबिचुअरीज फॉर द मंथ ऑफ जून 2023, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स। हर महीने 5 पार्ट्स में हम मंथली करंट अफेयर्स लाते हैं। एक जो सेक्शन है वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स का। ये हर जो सेक्शन होते हैं मंथली करंट अफेयर्स के एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। पुराने वीडियोस देखने हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज वाला वीडियो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, पुराने वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, राइट। और ये जो 5 पार्ट्स होते हैं, इन सभी 5 पार्ट्स का एक सिंगल कंसोलिडेटेड पीडीएफ होता है जो आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास में पीडीएफ बैंक या फिर सीए सब्सक्रिप्शन होता है, जो वो परचम ऐप से लिए होंगे कभी ना कभी, तो जैसे जैसे हम पार्ट्स कवर करते जाएंगे वैसे वैसे आपके सब्सक्रिप्शन में ऐड होता जाएगा। अदरवाइज जो कंसोलिडेटेड पीडीएफ है वो बाय 7th of every month वेबसाइट पे लाइव किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले एक हैप्पी अनाउंसमेंट है, एंड दैट इज आप लोगों की पढ़ाई को और स्ट्रांग बनाने के लिए, स्पेशली लास्ट मिनट रिविजन एंड तैयारी को, वी विल वेरी सून बी कमिंग अप विद सीए रफ्तार। नाउ व्हाट इज दिस रफ्तार? रफ्तार मतलब बहुत जल्दी जल्दी न्यूज़ कवर करना, यानी कि ये हेडलाइंस का कंपाइलेशन होने वाला है, वो भी 6 months का कंपाइलेशन। सो जनवरी से लेकर जून 2023 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं उन सभी के 1-liners पॉइंटर्स इसमें आपको कंपाइल मिलेंगे, अलग अलग कैटेगरी वाइज। जैसे कि हम मंथली करंट अफेयर्स में देखते हैं ना, इसी तरह से कैटेगरीज बनी हुई होंगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट टूल होने वाला है आपके लिए, क्विक रिविजन या फिर रिविजन नहीं तो पढ़ाई का भी। ये कब लॉन्च होगा? ये इसी वीक के एंड तक आपके लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। parchamclasses.in वेबसाइट पे ही आपको ये अवेलेबल करवाया जाएगा। ज़्यादा अपडेट्स के लिए सारे सोशल हैंडल से जुड़े रहिए। चलिए, नाउ लेट अस बिगिन विथ टुडेज सेशन विद द किक स्टार्ट क्वेश्चन। आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ मैं, अगर आपको आंसर आता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं आता आंसर तो आप वेट कीजिए, बिकॉज आज के वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा। Who has been appointed as the Chief of Research and Analysis Wing, रॉ? रॉ जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, फॉरेन इंटेलिजेंस की, यानी दूसरे देशों की सारी खूबियाँ खबरें निकालती हैं हमारे लिए। उस रॉ जिसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है नितिन अग्रवाल, जनार्दन प्रसाद, रवि सिन्हा या नन ऑफ द अबव। इफ यू नो द आंसर राइट नाउ। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे वेरी फर्स्ट सेक्शन के साथ में, बुक्स एंड ऑथर्स। हर एक चीज़ हम कोशिश करेंगे कि आपको हाथों हाथ याद हो जाए, ताकि आपको वीडियो देखने के बाद वापस से एक बार नोट्स बैठ करके पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम से एक दिन पहले या 1-2 दिन पहले बस एक क्विक रिविजन ले लीजिएगा एंड यू विल बी गुड टू गो। तो हम ये कैसे करेंगे? जहाँ भी पॉसिबल होगा हम निमोनिक्स यानी छोटे छोटे मेमोरी हिंट्स लेते जाएंगे, ठीक है। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। Alright, so very first book that is coming our way is The Power of One Thought। किताब का नाम क्या है? The Power of One Thought। और ये बहुत पॉपुलर फेस है जिनको आप जानते ही होंगे, ब्रह्म कुमारी शिवानी, बीके शिवानी। सो इनकी किताब है Power of One Thought, that will be released on the 10th of July। बुक्स एंड ऑथर से सीधे सीधे कैटेगरी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये जो बुक है ये किसने लिखी है, या इस ऑथर ने इनमें से कौन सी किताब लिखी है। अब वो स्टैटिक की कोई बुक भी हो सकती है, यानी पुरानी कोई रिलीज बुक भी हो सकती है। अगर हम करंट पढ़ रहे हैं तो न्यूली रिलीज बुक या जो अपकमिंग है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सीधा सीधा एसोसिएशन बनाना है। देखो, यहाँ किसी हिंट की जरूरत नहीं, बिकॉज एक बहुत पॉपुलर फेस है, बहुत पॉपुलर नाम है, और ये हमेशा थॉट की बात करते हैं कि अपने थॉट्स पे बहुत ध्यान दीजिए, बिकॉज थॉट्स ही वर्ड्स बनेंगे, वर्ड्स ही एक्शन बनेंगे। सो पावर ऑफ वन थॉट बाय बीके शिवानी, और रिलीज होने वाली है जुलाई के अंदर। और इसमें पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है। हार्पर कॉलिंस इंडिया इसका पब्लिशर रहेगा। और अगर बीके शिवानी जी की बात करें तो इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिल रखा है 2017 यानी 2017 में। उसी के साथ साथ ये वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन जो है उनकी गुडविल एम्बेसडर के तौर पे भी नियुक्त है। ऑलराइट, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। देखिए, जो फोटोज लगाई गई है ना, ये पर्टिकुलरली लगाई गई किसी रीजन से, बिकॉज जब भी हम पिक्चर्स वगैरह देखते हैं हमारी मेमोरी थोड़ी और स्ट्रांग होती है। सो सिर्फ टेक्स्ट पे ध्यान मत दिया कीजिए, जो पिक्चर्स दी गई हैं आपके पीडीएफ्स में भी पिक्चर्स दी जाती हैं। सो ट्राई एंड हैव अ लुक एट देम वंस। नेक्स्ट है हिस्टोरियन डेविड हार्डिमैन्स न्यू बुक रिलीज। हिस्टोरियन है, एक हिस्टोरियन कौन होते हैं? जो इतिहासकार होते हैं, इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। सो उनका नाम है डेविड हार्डिमैन, और उनकी एक नई किताब है जो कि रिलीज हुई है। किताब का नाम है नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया। ये तो मेन टाइटल है, नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया, और साथ ही साथ आगे क्या है? नॉन वायलेंट स्ट्रैटेजी एंड प्रोटेस्ट 1920 से 22। ओके, सो दिस इज द एंटायर टाइटल। कैसे याद रखें कि ये जो किताब है ये डेविड हार्डिमैन ने लिखी है? देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हार्ड रहा ना, इजी नहीं रहा ना,
क्योंकि भाई आपको अपने पुराने तौर तरीके, रहन सहन, पहनावा सब कुछ छोड़ना था और स्वदेशी पे आना था, नॉन कोऑपरेट ही नहीं करना हमको फिरंगियों से, ब्रिटिशर्स से, राइट। सो इट वॉज हार्ड। सो हार्डीमैन से हमारा हिंट हो सकता है हार्ड। देखो निमोनिक कैसे वर्क करेंगे, आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको क्वेश्चन में से एक कीवर्ड और अपने राइट आंसर के बीच में एक एसोसिएशन बनाना है बस, कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो बात की गई इस बुक में वो बहुत हार्ड था, तो हार्डीमैन विल बी द राइट आंसर, बस दैट इज इट, आपका काम हो जाएगा एग्जाम के अंदर। सो इसको वेस्टलैंड बुक्स ने पब्लिश किया है, पब्लिशर याद रखने की जरूरत नहीं है, एडिशनल इन्फो है। और ये बुक किसके बारे में बात करती है, इस पूरे मूवमेंट के बारे में बात करती है, किस तरह से पहला मास मूवमेंट इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट, ऑथर शांतनु गुप्ता लॉन्च नॉवल अजय टू योगी आदित्यनाथ। क्या है किताब का नाम, अजय टू योगी आदित्यनाथ। और आप कवर से ही समझ सकते हो बच्चों के लिए बुक है, तो नॉवल है, चिल्ड्रंस नॉवल है, और इसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। किताब का क्या नाम है, अजय टू योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कौन है, सब जानते हैं, यूपी के सीएम है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। सो उनकी जीवनी के ऊपर लिखा गया कैसे वो अजय नाम के बच्चे थे और उससे योगी आदित्यनाथ कैसे बने। तो अब योगी जी की लाइफ गुप्त न रहे, सबको पता पड़े, इसीलिए तो ये बुक सामने आ गई है। तो गुप्त को आप इस तरह से गुप्ता को एसोसिएट कर सकते हो इस बुक के टाइटल से। योगी आदित्यनाथ को आप ऑलरेडी जानते हो, उनकी लाइफ गुप्त ना रहे इसलिए शांतनु गुप्ता ने ये बुक लिखी। और शांतनु गुप्ता ना ऑलरेडी एक थोड़े पॉपुलर नेम है, क्यों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ऊपर पहले भी 2 किताबें लिख चुके हैं। क्या क्या है, हमने सीए में पहले भी पढ़ा है, द मंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी, बहुत पॉपुलर बुक है ना, इसी पे देखो बेस्ड है, टाइटल मिलता जुलता सा, मंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, मंक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। और अब इन्होंने लिखी है अजय टू योगी आदित्यनाथ का सफर। चलिए याद हो जाने वाली है, सिंपल है। द स्नो फॉरेस्ट, बुक का क्या नाम है, द स्नो फॉरेस्ट, एलिजाबेथ गिलबर्ट इसकी ऑथर है, और ये बुक लॉन्च होगी 2024 में, इसका अनाउंसमेंट सामने आ चुका है। अभी कवर फाइनल नहीं हुआ है, 2 कवर्स आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेंगे, जैसे ही रिलीज होगी हमें पता चल जाएगा। सो कैसे याद रखना है, द स्नो फॉरेस्ट इज रिटन बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट, एलिजाबेथ गिलबर्ट, एलिजाबेथ गिलबर्ट, ईजी, एग, एग जैसा ना, एग की स्पेलिंग ईजी होती है, ये ईजी है। सो एग इज ऑल्सो ऑफ स्नो कलर, सो स्नो फॉरेस्ट एग जैसे कलर का, दोनों का कलर सेम है। सो एक छोटा सा एसोसिएशन है, एग्जाम में काम कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत लंबी लंबी कहानियां, सेंटेंसेस पे जाने की जरूरत ही नहीं, छोटा सा एसोसिएशन, छोटी सी मेंटल पिक्चर एंड विल बी गुड टू गो। वरना ऑफ कोर्स आप बैठ करके इसको रिपीट कर करके भी याद कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना तरीका भी अपना सकते हो, ये बहुत कारगर तरीका है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कीप ऑन राइटिंग टू अस के एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है, फटाफट से टेक्निक याद आती है और हम आंसर मार्क करते हो भी स्माइल करते करते। सो दैट इज वाई वी वाउच बाय इट, कि जो भी बहुत सारा डेटा हो जिसमें समझने का कुछ भी नहीं हो ना, नो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड, सीधा फैक्ट है, तो निमोनिक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए जहां लगे ठीक। राइटर राधिका स्वरूप, ऑथर का नाम क्या है, राधिका स्वरूप। इनकी नई किताब है द न्यू दिल्ली बुक क्लब, और ये अब रिलीज होगी अक्टूबर 2023 के अंदर होगी। द न्यू दिल्ली बुक क्लब, ये लिखी है राधिका स्वरूप ने। तो देखो नई दिल्ली का नया, न्यू बहुत आ रहा है ना, तो स्वरूप नया, स्वरूप खुद का रूप होता है ना, तो न्यू दिल्ली का बार बार नया रूप, न्यू दिल्ली बुक क्लब, समथिंग न्यू वी आर टॉकिंग अबाउट। तो स्वरूप को चाहो तो कहीं ना कहीं जोड़ सकते हो कि दिल्ली का अपना स्वरूप या उसके बुक क्लब का स्वरूप जो नया है उसके बारे में बात की जाएगी। सो इस तरह से आप चाहें एसोसिएशन बिठा लीजिए, और इसमें और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो राधिका स्वरूप है, उनकी पहली नॉवल जो थी वो थी वेयर द रिवर पार्ट्स, और लास्ट नॉवल जो उन्होंने लिखी थी वो थी सिविल लाइन्स। ओके, सो राधिका स्वरूप द न्यू दिल्ली बुक क्लब, नाम ही बहुत यूनिक सा है तो ध्यान रह जाएगा, एनीथिंग विच इज यूनिक स्टेज इन योर माइंड। A.K. भट्टाचार्य, ऑथर का नाम A.K. भट्टाचार्य, रोट अ न्यू बुक टाइटल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसके अंदर इंडिपेंडेंस से लेके इमरजेंसी तक 1947 से 1977 तक जो रोल रहा फिनेंस मिनिस्टर्स का उसके बारे में चर्चा की गई है। तो भाई हमारी फिनेंस, जो हमारी पूरी इकोनॉमी है, उसका भट्टा बैठेगा या अच्छा रहेगा, वो फिनेंस मिनिस्टर के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, राइट। वो कैसी पॉलिसीज लेकर के आते हैं। तो हमारा भट्टा, हमारी इकोनॉमी का भट्टा, हमारे फिनेंस सेक्टर का भट्टा बैठेगा नहीं बैठेगा, फिनेंस मिनिस्टर पर डिपेंड करता है। तो बस यहाँ से हमने फिनेंस मिनिस्टर लिया, भट्टाचार्य से भट्टा बैठना समझते हो, काम खराब होना, भट्टा बैठ गया। सो उस तरह से हम बोलते हैं ना हमारा इस महंगाई भत्ता, तो भत्ता भी फिनेंस से रिलेटेड है, भट्टाचार्य से आप भत्ता निकाल सकते हो, दोनों का एसोसिएशन आ जाएगा। फाइन, फिनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू द इमरजेंसी 1947 टू 1977, ये पूरा बुक का टाइटल है। यहाँ ज़्यादा कुछ रुकने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ें।
इंडियन ऑथर रूपा पै, ऑथर का नाम रूपा पै, wrote a new book called The योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। किताब का नाम क्या है? योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये रही किताब। और हमें याद करना है योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन किसने लिखी है? रूपा पै ने लिखी है। अब देखो, बच्चों को भगवान का रूप बोलते हैं, चिल्ड्रन को भगवान का रूप बोलते हैं, तो बस रूपा पै जी ने चिल्ड्रन से रिलेटेड योग सूत्र लिखी है कि भाई योग से आप जो बच्चे भगवान का रूप हो, आपका रूप और हम सुंदर करें, आपकी बॉडी और सुंदर करें, आपका दिमाग और सुंदर करें, तो चिल्ड्रन आर द रूप ऑफ भगवान। सो रूपा पै योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। और इतना तो याद रह ही जाएगा बच्चों को योग सिखाने के बाद, योग के सारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात की गई है। इनकी पहले भी एक किताब आई थी, द गीता फॉर चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए ही मेनली इन्होंने रिसेंटली लिखा है। नेक्स्ट, NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, किताब का नाम है ये NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी बाय रामचंद्र मूर्ति कोंडू भटला। तो लिखी किसने है? RM कोंडू भटला जी ने ये किताब लिखी है और किताब का नाम है NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। NT रामाराव जो रहे सीनियर, जूनियर की बात नहीं कर रहे हैं, जो अभी बॉलीवुड मूवी में आपको एक्टर देखने को मिलते हैं, वो इन्हीं के पोते हैं। NT रामाराव सीनियर जो थे, जो कि अगेन एक सुपरस्टार रहे, एक पॉलिटिकल फिगर भी रहे, आंध्र प्रदेश के CM रह चुके हैं। उनका सेंटिनरी ईयर था, यानी उनके जन्म को 100 साल पूरे हो गए, तो उनके ऊपर ये एक किताब लिखी गई है, RM कोंडू भटला जी ने लिखी है। तो कोई नहीं पूछेगा कौन है ये NTR, कौन है, हम तो जानते नहीं है। नोबडी विल आस्क, बिकॉज NTR अपने टाइम में भी बहुत सुपर हीरो रहे थे और अब उनके पोते जो हैं वो भी साउथ इंडियन सुपरस्टार ही हैं। सो इसमें NT रामाराव जी की पूरी लाइफ के बारे में बताया गया है। इट इज अ बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब जीवनी, उनकी जीवनी के बारे में बताया गया, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल जीवनी। एंड ही हैज सर्व्ड एज CM ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑल्सो इंडियन एक्टर रह चुके हैं, फिल्म मेकर रह चुके हैं। सेंटिनरी ईयर में लॉन्च की गई, सेंटिनरी यानी 100 वर्ष। गॉट इट? ध्यान रह जाएगा, NT रामाराव पॉपुलर नेम है, नहीं तो एक्टर से याद रख लेना, NT रामाराव जूनियर, राइट? उनके दादाजी थे। और कौन है ये, ऐसा कोई नहीं पूछेगा तो कोंडू भटला आपको याद रह जाएगा। ऑल राइट, सो विद दिस वी आर डन विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन, दैट वाज बुक्स एंड ऑथर्स। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे और वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, विच इज अपॉइंटमेंट्स। हर वनडे एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, लिख के ले लीजिए, मतलब लिख के लेने की भी जरूरत नहीं है। PYQ जब आप उठाएंगे तो आपको दिख जाएगा। करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और उसमें भी जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं हम कवर कर रहे हैं। पर उससे पहले जल्दी से आपको बता देते हैं कि जो सवाल क्वार्टरली ई बुक है हमारी, जिसमें हम 3 क्वार्टर के MCQ फॉर्मेट में सारी न्यूज लेकर के आते हैं आपके लिए। टोटल 300 MCQs हर क्वार्टर में से, यानी हर 3 महीने के 300 MCQs आपको दिए जाते हैं, जिसमें ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं और फिर डिटेल न्यूज भी आपको दे दी जाती है, मोटे मोटे सारे पॉइंट्स। तो जो बच्चे MCQ फॉर्मेट में पढ़ने के आदी होते हैं या जिन बच्चों को क्वेश्चंस निकालने हैं थ्योरी पढ़ने के बाद में या पूरी करंट अफेयर चैनल से कवर करने के बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है ये। और ऑफ कोर्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद इट। तो इसका जो सेकेंड क्वार्टर का बुक है, ई बुक है, वो आपको लॉन्च हो जाएगा बाय द 10th ऑफ दिस मंथ। कोशिश की जा रही है बाय 7th लाने की, नहीं तो बाय 10th ऑफ जुलाई आ जाएगा। सो क्वार्टर 1 बुकलेट ऑलरेडी आपको परचम classes.in पे मिल रही है। क्वार्टर 2 बुकलेट जो है वो अभी आ जाएगी और इसका जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको 4 ई बुक्स मिलेंगी, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं ना एक साल में, उसके लिए आप परचम ऐप पे जा करके एनुअल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। गॉट इट? चलते हैं आगे। अच्छा, एक और चीज सुन लो, कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है ना किसी भी कोर्स या ऑफरिंग या प्रोडक्ट या क्लासेस या शेड्यूल से रिलेटेड, व्हाटएवर कंफ्यूजन, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन टू अस ऑन parchamclasses06@gmail.com। टीम आपको बहुत हैप्पीली हेल्प करेगी। नहीं तो आप ऐप चैट पे भी लिख सकते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। प्लस सिर्फ फ्रेश कमेंट कीजिएगा, किसी के कमेंट पे फर्दर कमेंट करोगे वो देखने ओवर रह जाता है कई बार। फ्रेश कमेंट आप करोगे, टीम डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है जी, चलते हैं आगे। ओके, सो अपॉइंटमेंट में सबसे पहले जो मैंने आपसे किक स्टार्ट क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर कि रॉ के नए चीफ कौन बने हैं? रवि सिन्हा। कौन बने हैं? रवि सिन्हा इज द न्यू चीफ ऑफ रॉ। रवि किसके लिए, क्या मतलब होता है रवि का? सूर्य। तो सूरज की एनर्जी से जो भी रॉ फूड होता है हम खाते हैं, हम बोलते हैं इससे एनर्जी क्यों मिलेगी? बहुत अच्छी, क्योंकि सूरज की सीधी एनर्जी इसके अंदर है ना। तो रॉ, एक रॉक होता है ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एक रॉ का मतलब होता है कच्चा। कच्चे खाने में किसकी एनर्जी होती है? रवि की एनर्जी होती है, यानी सूर्य की एनर्जी होती है। एसोसिएशन आ जाएगा। चलिए, सो छत्तीसगढ़ से IPS ऑफिसर हैं ये रवि सिन्हा, जिनको सिलेक्ट किया गया है एज चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एंड ही हैज टेकन ओवर
फ्रॉम सुमंत कुमार गोयल। तो ये नॉट सुमंत, सॉरी सामंत कुमार, मैंने सुमंत क्यों बोला, आई डोंट नो। सामंत गोयल जी जो है, आपको हमेशा जो भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस है ना, उनमें सिर्फ अपॉइंटमेंट ध्यान नहीं रखना, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है वो नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पूछ लिया जाता है कुछ एक एग्जामिनेशन में, पर्टिकुलरली बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन में ट्रेंड ज्यादा देखा जाता है। सो जो रवि सिन्हा है, उन्होंने सामंत गोयल जी से इस पोजीशन को टेक ओवर किया है, बिकॉज जो सामंत गोयल जी है उनका टेन्योर 30 जून को खत्म हो गया। रॉ की अगर हम बात करें, देखो ये जो भी पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। करंट जीके में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं हर बार बताती हूँ कि जो स्टैटिक के सवाल बनते हैं वो करंट में से निकाल के ही बनते हैं। जैसे अभी रॉ न्यूज में है तो रॉ से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। ओके, सो रॉ हमारा फॉरेन का इंटेलिजेंस एजेंसी, यानी दूसरे कंट्री से रिलेटेड भी सारी इंटेलिजेंस की खबर लेकर के आएगा, और हमारे इंडियन पॉलिसी मेकर्स को स्ट्रैटेजी बनाने में, पॉलिसी बनाने में यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें, सूत्र मिलते हैं। और इसकी जो फाउंडेशन है वो 1968 में रखी गई थी। इंदिरा गांधी जी और RN काओ, ये जो दोनों हैं, इन्होंने बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था रॉ के फॉर्मेशन के अंदर, और नई दिल्ली के अंदर ये हेडक्वार्टर्ड है। ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि हमारे सीमा एरिया होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, उन पे सिक्योरिटी देते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उनके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल। ना बॉर्डर क्रॉस ना करना, वरना यहाँ से बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। ना, नितिन अग्रवाल बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, BSF NA से आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस पोजीशन पे पहले कौन थे? थियोसेन जी थे। वेरी गुड, सुजॉय लाल थियोसेन। इतने महीनों से न्यूज में इनको पढ़ रहे थे, बिकॉज ये CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं सुजॉय थियोसेन जी, लेकिन इन्होंने एडिशनल कार्यभार संभाल रखा था BSF का भी। ठीक है, अब उनसे ये प्रॉपर अपॉइंटमेंट आ गया नितिन अग्रवाल जी का। सुजॉय लाल थियोसेन जी एडिशनल चार्ज संभाल रहे थे, लेकिन उससे पहले प्रॉपर जो कार्यभार BSF का था वो पंकज कुमार सिंह जी के पास था, जो कि रिटायर हो गए थे 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। उसके बाद प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, तो थियोसेन जी इसको संभाल रहे थे। नाउ नितिन अग्रवाल हैज कम। ओके, आई होप द पिक्चर इज क्लियर। सो सुजॉय लाल थियोसेन किसके डायरेक्टर जनरल है? CRPF के। टॉकिंग अबाउट BSF, सो हमारी 4096 किलोमीटर्स की जो लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अराउंड पूरा, वो सब BSF के अंडर में आता है, उसकी सिक्योरिटी। जनार्दन प्रसाद अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो होता है भारत का, उसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद बने हैं। तो भू यानी जियोलॉजी यानी धरती से रिलेटेड कुछ है ना, राइट? तो धरती हमें बहुत तरह से प्रसाद देती है या नहीं देती है? देती है भाई, क्रॉप भी देती है, मिनरल्स भी देती है, पानी भी देती है, सॉइल भी देती है, बहुत तरह के प्रसाद देती है। तो बस जियोलॉजिकल सर्वे यानी जियोलॉजी यानी जियो यानी भू यानी धरती, और उसका हमने प्रसाद से रिलेशन बना दिया, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रसाद जी। आगे का नाम याद नहीं भी आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, जनार्दन प्रसाद है। वैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में हेडक्वार्टर्ड है, कोलकाता है। कोल कहाँ से निकलता है? भू से, यानी भूमि से निकलता है, तो इससे एसोसिएशन ध्यान रखिएगा कि कोलकाता में हेडक्वार्टर्ड है ये। और थॉमस ओल्डहम जो है वो फाउंडर थे, 1851 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। और जो प्रसाद जी, उन्होंने डॉक्टर S राजू को सक्सीड किया है। ऑलराइट, अमित अग्रवाल अपॉइंटेड एज CEO ऑफ UIDAI। UIDAI सुनते ही क्या याद आता है? आधार कार्ड याद आता है, बिकॉज आधार कार्ड बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है वो UIDAI है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके नए CEO कौन बने हैं? अमित अग्रवाल। देखो, अमित अग्रवाल बहुत कॉमन सा नाम है ना, मेरे एक फ्रेंड के हस्बैंड है, उनका नाम भी अमित अग्रवाल है। सो अमित अग्रवाल क्योंकि यूनिक नाम नहीं है, इसलिए हमने यूनिक से आप एसोसिएट कर सकते हो। वो नाम यूनिक नहीं है, पर ये हेड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कर रहे हैं। नहीं तो आधार कार्ड, AADHAR लिखते हैं ना हम, आधार। सो ये जो AA है, ये क्या है? ये अमित अग्रवाल है। और आधार कौन बनाती है? UIDAI बनाती है। छोटे छोटे स्मार्ट एसोसिएशन कर लो, बहुत सारा एफर्ट हमारा सेव हो जाएगा। ऑप्शन आएंगे क्योंकि एग्जाम में जब थ्योरी आंसर लिखने होते हैं ना, तब ये सारी टेक्निक इतना काम नहीं करती, वहाँ सिर्फ फैक्ट लर्निंग में हेल्प करेंगी, लेकिन MCQ फॉर्मेट में टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है। चलिए, सो अमित अग्रवाल बने UIDAI के CEO। उसी के साथ साथ सुबोध कुमार सिंह का भी अपॉइंटमेंट हुआ एक पोजीशन पे, और वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के तौर पे अपॉइंट हुए हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
कमिंग ओवर टू अजय यादव. Ajay Yadav has been appointed as MD यानी Managing Director of Solar Energy Corporation of India Limited SECI. Solar Energy Corporation of India, जो भी हम सोलर स्कीम्स देखते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी है एजेंसी? ये है. सो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसके जो भी स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने के पीछे SECI रिस्पॉन्सिबल होती है. उस पर अजय यादव जी को अपॉइंट किया गया है. ओके अब वैसे कुछ एक चीज़ें सीधे याद करो, जहां मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक नहीं होगी देने की, मैं बोलूंगी सीधे याद करो, लेकिन यहाँ पे आप चाहो लगा सकते हो. देखो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, सोलर सन से रिलेटेड है. सन अजय होता है यानी कि उसको कोई जीत नहीं सकता. सन की एनर्जी के ऊपर कोई एनर्जी नहीं है, राइट? नेचुरल सोर्सेज की अगर हम अभी बात करें. सो अजय सोलर, ये आप चाहें तो एसोसिएशन बिठा सकते हैं. और SECI की बात करें तो मिनीरत्न कंपनी है जो कि 2011 के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई थी. देन दिस इज वन क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में जब हम इंपॉर्टेंट डेज और थीम याद कर रहे थे जाते जाते आपसे पूछा था. दैट इज साइनिंग ऑफ क्वेश्चन के तौर पे कि बताइए हु हैज टेकन चार्ज एज सेल चेयरमैन. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है उसके नए चेयरमैन के तौर पे किसने कार्यभार संभाला है? आंसर इज अमरेंदु प्रकाश. अमरेंदु प्रकाश. तो सेल वैसे तो स्टील से रिलेटेड है, राइट? अच्छा, स्टील भी रोशनी उस पर लाइट पड़ती चमकती है ना, प्रकाश देती है. नहीं तो जो सेल होता है ना, बैटरी, उसको भी कुछ लोग सेल बोलते हैं. सेल खत्म हो गया, सेल डाल दो. तो सेल किस काम आता है? प्रकाश लाने के काम आता है ना. और तो इस तरह से आप प्रकाश का एसोसिएशन इस वाली सेल से यानी स्टील से कर सकते हो. स्टील पे लाइट मारोगे तो रिफ्लेक्ट करेगी, प्रकाश देगी आपकी आंखों में. नहीं तो बैटरी वाला सेल होता है ना, बैटरी वाला सेल, उससे भी आप प्रकाश याद कर सकते हो. ठीक है, चलिए. सो अमरेंद्र प्रकाश सेल अध्यक्ष के पदभार ग्रहण किया इन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इन्होंने सोमा मंडल जी को सक्सीड किया है. देन दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, नहीं दिस छोड़ो, ये महारत्न कंपनी है. सेल इज अ महारत्न कंपनी. सो मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, नवरत्न, ये 3 कैटेगरी की कंपनीज होती हैं. चलिए. उत्तम लाल अपॉइंटेड एज डायरेक्टर पर्सनल ऑफ NHPC. नाउ व्हाट इज दिस पर्सनल? ये पर्सनल नहीं है, निजी. पर्सनल का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स, लोगों से रिलेटेड होता है ये. ठीक है, तो NHPC का यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, उसके डायरेक्टर की पोजीशन पे आए हैं उत्तम लाल. वैसे देखा जाए तो हमें लगेगा अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो व्यक्ति है ना उत्तम लाल, ये बहुत जाने माने हैं पावर सेक्टर के अंदर. अपनी एक्सपर्टीज के चलते बहुत जाने जाते हैं. तो ये उससे पहले आई थिंक NTPC में काम कर रहे थे. NTPC से अभी NHPC में चले गए हैं, इसलिए न्यूज़ में आ गए थे ज़्यादा. तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो बहुत उत्तम माने जाते हैं पावर सेक्टर के लिए उत्तम लाल जी. इंडिया का लीडिंग हाइड्रो पावर कंपनी है NHPC, और 1975 में बना था. ये भी मिनी रत्न कंपनी है. देन TS सिंह देव अपॉइंटेड एज डिप्यूटी CM इन छत्तीसगढ़. ये जो डिप्यूटी CM वाली जो पूरी ट्रेंड है ना, वो छत्तीसगढ़ भी पहुंच गई, और TS सिंह देव को छत्तीसगढ़ का डिप्यूटी CM बना दिया गया. हु इज द CM? भूपेश बघेल. तो हम याद करते हैं ना 36 भूभाग, इस तरह से हमने भूपेश बघेल को याद किया था. तो ऐसे ही 36 करोड़ देवी देवता याद कर लो. वैसे 33 करोड़ होते हैं, आई नो, लेकिन 36 से 36 करोड़ देव से TS सिंह देव. अगर आपको बाई चांस याद नहीं रहे, वैसे CMs, डिप्यूटी CMs, गवर्नर्स यूजुअली याद हो जाते हैं, तो जो न्यूज़ में बने रहते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिएगा TS सिंह देव. ओके. बिश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ के. निर्मला लक्ष्मण, क्या नाम है? निर्मला लक्ष्मण अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द हिंदू ग्रुप. हिंदू ग्रुप को अपनी नई चेयरपर्सन मिली है. क्या नाम है? निर्मला लक्ष्मण. अब देखिए, हिंदू माइथोलॉजी के अंदर रामायण है, रामायण के अंदर लक्ष्मण एक कैरेक्टर है, तो द हिंदू और लक्ष्मण ये दोनों का एसोसिएशन आ जाएगा साथ में. बस इतनी सी बात है, इसमें और कुछ नहीं करना है. 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है. P उपाध्याय INAS टेक्स ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट. यानी कि P उपाध्याय INAS क्या है? इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस. जो नेवी है ना, इंडियन नेवी, उसको जो भी आर्म्स दिए जाते हैं उसका पूरा मैनेजमेंट और जो पूरा सप्लाई वगैरह है वो आर्मामेंट सर्विसेज देखती हैं. सो P उपाध्याय जो कि INAS के हैं, उन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट के तौर पे काम संभाल लिया है. ठीक है, बस इतनी सी न्यूज़ है ये. और इन्होंने KSC अय्यर को रिप्लेस किया है. TCS. सो ये न्यूज़ हमने पहले भी देखी थी कि सिलेक्शन हो चुका है TCS के नए CEO के तौर पे के कृति, ये कीर्ति नहीं आएगा, कृति वसंत आएगा, बट कोई बात नहीं, यहाँ गलती अगले में नहीं होगी, ये पिक्चर है क्योंकि.
तो हमने ये पहले भी देखा था करंट अफेयर्स के अंदर कि अपॉइंटमेंट आना है और अब ये अपॉइंटमेंट हो गया है, इसलिए अगेन वी आर लुकिंग इट इनटू द न्यूज़. सो कृतिवासन टेक्स चार्ज एज CEO ऑफ TCS. TCS के नए CEO के तौर पे के कृतिवासन हैज टेकन चार्ज. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि लार्जेस्ट IT सर्विस फर्म है अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें उसके हिसाब से, और इन्होंने रिप्लेस किया है राजेश गोपीनाथन को. तो कृतिवासन, कृति ये सीधे याद रखना पड़ेगा, नहीं तो के से याद रख सकते हैं ना. के सिंगर थे ना जिनका थोड़ा टाइम पहले निधन हो गया था. सो के से कर सकते हो कि के को TCS के CEO के तौर पे रखा गया है, कृतिवासन. रिसेंट अपॉइंटमेंट जो हमने शायद पिछले महीने या उससे 1-2 महीने पहले देखे हों उसका एक छोटा सा क्विक ब्रीफिंग है यहाँ पे. CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने थे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII. दिनेश ने संभाला ये पद. चेयरमैन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदभार पे हर्ष जैन बैठे जो कि CEO Dream11 के हैं. चलते हैं आगे. ऑलराइट. गोपीचंद हिंदुजा टेक्स चार्ज एज ग्रुप चेयरमैन. गोपीचंद हिंदुजा ग्रुप जो है उसके नए चेयरमैन बने हैं गोपीचंद हिंदुजा. ये खुद काफ़ी सीनियर है, 80+ ईयर्स के हैं. लेकिन क्यों ये इन्होंने पोजीशन ली? बिकॉज इनके जो ब्रदर हैं श्रीचंद P हिंदुजा, उनका हाल ही में निधन हो गया था, पिछले महीने हमने न्यूज़ के अंदर भी देखा था. ठीक है. अच्छा, हिंदुजा ग्रुप की बात करें तो मुंबई हेडक्वार्टर्ड है. परमानंद हिंदुजा फाउंडर थे. 1914 के अंदर ये ग्रुप फाउंडेशन में आया था. अब ये जो आप स्लाइड देख रहे हो ना, ये डाली गई है, थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है चीज़ें याद करना, बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट मैं इनको नहीं बताऊंगी, पर फिर भी कई बार एग्जामिनेशन में सवाल देखा जा सकता है, इसलिए इनकॉर्पोरेट की गई है. जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज होते हैं उनके नाम है. यूजुअली जो फॉरेन सेक्रेटरीज होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से. PYQs वगैरह में आप देखोगे तो पूछा गया है, लेकिन ये भी हमने फॉर सेफ्टी से डाला है कि यू नेवर नो, एग्जामिनर माइट फील लाइक आस्क मी. सो पंकज अग्रवाल अपॉइंटेड एज द न्यू पावर सेक्रेटरी. पावर मिनिस्ट्री जो है उसके नए सेक्रेटरी कौन है? पंकज यादव बने हैं. सो पंकज P यादव. छोटा छोटा ट्राई कीजिए याद करने का, छोटे हिंट पकड़ते चलिए, रटने की बहुत ज़रूरत नहीं है. रजत मिश्रा न्यू फर्टिलाइजर सेक्रेटरी बने हैं. चंचल कुमार सिविल एविएशन सेक्रेटरी. सो सिविल एंड चंचल कैन बी अ लिटिल, छोटू सा हिंट हो सकता है. सुशांत पंत हेल्थ मिनिस्ट्री में गए हैं. एंड सुभाष चंद्र लाल दास ये गए हैं MSME में. ओके, तो MSME में भी 4 लेटर्स आ रहे हैं, सुभाष चंद्र लाल दास में भी आ रहे हैं. सो आप चाहें तो ये एक एसोसिएशन बैठा सकते हैं. चलिए, अब हम आ जाते हैं बैंकिंग अपॉइंटमेंट्स पे जो बैंक्स में हुए हैं. यहीं पे मैं बता दूं कि बैंक्स के ऊपर रिसेंटली मैंने 2 वीडियोस अपलोड की हैं, स्पेशली बैंकिंग एस्पायरेंट्स को मैं ये बता रही हूँ. बाकी जो एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं उनको जाकर के देखने की ज़रूरत नहीं है. तो बाकी जो बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं वो करंट GK प्लेलिस्ट देख लीजिए. वहाँ पर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इनके ऊपर पूरा वीडियो मिल जाएगा. एंड वो आप देख सकते हो. वहाँ पे हमने सारी उसकी बेसिक इन्फो कवर कर रखी है. फाउंडेशन, देन CEO MD कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, टैगलाइन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओनली फॉर बैंकिंग एस्पायरेंट्स, नोबडी एल्स नीड टू गो एंड वॉच इट. चलो, गवर्नमेंट अपॉइंट्स अश्विनी कुमार एज यूको बैंक MD एंड CEO. यूको बैंक जो कि कोलकाता हेडक्वार्टर्ड है. 2 ही बैंक है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें जो कि कोलकाता हेडक्वार्टर्ड है. एक है बंधन बैंक और एक है यूको बैंक. तो यूको बैंक को अपने नए MD CEO मिले हैं अश्विनी कुमार. ओके, इन्होंने सोम शंकर प्रसाद जी को रिप्लेस किया है. और बस कोलकाता में 1943 में ये बना था. तो अश्विनी कुमार अगर आप पूछो मैम कैसे याद रखें, तो भाई कोलकाता से इसका एसोसिएशन करना पड़ेगा. यूको बैंक कोलकाता है ना, ये को और कोलकाता भी कर सकते हो. कोलकाता एक बार आ जाएगा यानी कलकत्ता यानी बंगाल पहुंच जाओगे तो अश्विनी कुमार याद कर सकते हो. बिकॉज किशोर कुमार, अशोक कुमार सब बंगाल से थे. तो इस तरह से आप एसोसिएशन बिठाओगे. डायरेक्ट एसोसिएशन मेरे पास नहीं है ज़्यादा. चलते हैं. RBI अप्रूव्स P वासुदेवन एज MD एंड CEO ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक. इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO P वासुदेवन अपॉइंट किए गए हैं और 3 साल के लिए हैं. और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये चेन्नई बेस्ड बैंक है. ऑलराइट, चलते हैं आगे. अगेन, गवर्नमेंट अपॉइंट्स SBI MD एज RBI डेप्यूटी गवर्नर. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे अब उनको RBI का डेप्यूटी गवर्नर बना करके नियुक्त कर दिया गया है और उनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन.
स्वामी बैंक कौन सा है भाई? एपेक्स बैंक जिसे हम बोलते हैं, आरबीआई बोलते हैं। तो आरबीआई में एक नया अपॉइंटमेंट अभी हुआ है डेप्यूटी गवर्नर का, स्वामीनाथन जानकीरमन। ओके, एंड 3 सालों के लिए हुआ है और इन्होंने इस पोजीशन पे रिप्लेस किया है महेश कुमार जैन जी को, ऑलराइट, जिनका टर्म ही खत्म हो गया जून में। डीबीएस बैंक इंडिया अपॉइंट्स रजत वर्मा एज मैनेजिंग डायरेक्टर। डीबीएस बैंक जो कि ओरिजिनली सिंगापुर का बैंक है, मल्टीनेशनल बैंक है, इंडिया की जो उसकी ब्रांच बोलेंगे या जो ऑफिस है या जो फ्रेंचाइज है, सो इंडियन पार्ट जो है उसका, उस पे कौन आए हैं? रजत वर्मा आए हैं और इन्होंने नीरज मित्तल जी को सक्सीड किया है, रजत वर्मा। सो डीबीएस बैंक का जो इंडियन सब्सिडरी है, हाँ फ्रेंचाइजी में नहीं, सब्सिडरी वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, उस पे रजत वर्मा हैज बीन अपॉइंटेड। ठीक है, चलते हैं। रिटायर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट जज उमेश कुमार, नाम क्या है जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है? उमेश कुमार, अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ डीईआरसी। नाउ व्हाट इज दिस डीईआरसी? दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है डीईआरसी, उसके चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है उमेश कुमार जी को। तो यूके बात हुई भाई, यूके बात हुई भाई है, आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हो दिल्ली में, तो क्या आप कोई रेगुलेशन वगैरह नहीं करोगे ना? तो रेगुलेटरी कमीशन है, उसके चेयरमैन अपॉइंट कीजिए यूके जी को, उमेश कुमार जी को। ठीक है, मैं तो एक उमेश को जानती हूँ। देखो बहुत अच्छा तरीका क्या होता है अपॉइंटमेंट्स में लोगों को याद करने का, इस नाम से किसी भी व्यक्ति को जानते हो ना, बस उसका चेहरा याद करो और उसको उस अपॉइंटमेंट पे बिठा दो, दैट इज इट। बहुत काम ईजी हो जाता है। मेरे लाइफ में एक थोड़े दूर के कजन है उमेश भैया, मैं जानती हूँ उनको, तो मैंने उनको डीईआरसी का बना दिया है ना। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। मैं अमित अग्रवाल को जानती थी, मैंने बना दिया UIDAI के CEO। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, जिसको जानते हो अपॉइंटमेंट देते रहो, फ्री में नौकरियां। चलते हैं आगे। Who has been appointed as the head coach of junior women's national team by Hockey India? यानी हॉकी इंडिया द्वारा जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? हॉकी से रिलेटेड एक मूवी थी, कौन सी थी? चक दे। उसमें कौन थे जो कोच थे? शाहरुख खान ने वो रोल प्ले किया है ना, तो खान साहब थे वहां पे कोच। यहाँ पे कौन है कोच? खानकर साहब है। सो तुषार खानकर जी को जूनियर विमेन्स नेशनल टीम जो है हॉकी की, उसका कोच बनाया गया है। शाहरुख खान से खानकर याद रख सकते हो, ठीक है। और ये जो FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो विमेन जूनियर वर्ल्ड कप होना है हॉकी का 2023 का, वो सैंटियागो चिली में होगा, नवंबर-दिसंबर के टाइम में होना है। Then Nusrat Chaudhary becomes the first Muslim female federal judge in US history. US यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आज तक की हिस्ट्री में पहली बार कोई मुस्लिम महिला फेडरल जज की पोजीशन पे अपॉइंट की गई है। नाम है नुसरत चौधरी। हाँ, नुसरत और चौधरी, तो ये बांग्लादेश की हैं। सो शी इज अ बांग्लादेशी अमेरिकन, बांग्लादेश से रूट्स हैं, अमेरिकन सिटीजन भी हैं और मुस्लिम अमेरिकन वुमेन भी हैं। बस नाम याद रखिएगा, बाकी नथिंग इंपॉर्टेंट। सो विद दिस हमारी सेकंड कैटेगरी भी होती है ओवर, विच वाज अपॉइंटमेंट्स, राइट। तो 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज खत्म कर ली है, बढ़ेंगे तीसरी कैटेगरी की तरफ, विच इज अवार्ड्स। ना अवार्ड्स में ध्यान दीजिए, पूछा कैसे जा सकता है। एक तो ऑब्वियसली ये अवार्ड किसको मिला या इस व्यक्ति को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला। एक और तरीके से क्वेश्चन बनता है स्टैटिक पोर्शन से, अवार्ड की इंफॉर्मेशन, ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, कौन देता है, कितनी प्राइस मनी होती है, वेरी करेगा, सब में ये नहीं जानना है, पर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो इस पूरी लाइट में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, उससे पहले माइलस्टोन क्वेश्चन, बहुत देर से सवाल नहीं किया ना मैंने आपसे। सो 2 पड़ाव पूरे हो चुके हैं, तीसरे पड़ाव पे बढ़े, उससे पहले माइलस्टोन क्वेश्चन है, आंसर आता है तो दीजिए, नहीं आता तो वेट कीजिए, आज के वीडियो में मिलेगा। विच ऑथर हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज इन 2023? जर्मन पीस प्राइज, गांधी पीस प्राइज नहीं है, गांधीयन पीस प्राइज नहीं है, जर्मन पीस प्राइज 2023 किसी एक ऑथर को दिया गया है। बताइए किसको दिया गया? आचार्य एन गोपी, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, इनमें से कोई नहीं। बताइए, आता है तो, नहीं तो चलो पढ़ेंगे। ओके, सो अलग अलग देशों के जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स होते हैं, है ना, जैसे हमारा कौन सा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है बताओगे? भारत रत्न है, क्या बताओगे? छोड़ो। सो इसी तरह से अलग अलग कंट्रीज के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होते हैं। तो अभी हाल ही में 2-3 ऑनर्स है जो मिले हैं हमारे पॉलिटिकल फिगर्स को। 2 ऑनर्स हैं, एक प्रेसिडेंट को मिला, एक प्राइम मिनिस्टर को मिला है, देख लेते हैं। सो प्रेसिडेंट साहिबा जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है सरनेम का, सरनेम जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो अब कैसे याद रखें सरनेम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला? तो देखो प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, वो इतनी लाइमलाइट में क्यों आई? प्रेसिडेंट तो हर बार बनते हैं, वो अपने सरनेम की वजह से ही आई। मुर्मू थी यानी ट्राइबल वुमन थी, इसीलिए हाईलाइट में आई कि फर्स्ट ट्राइबल वुमन प्रेसिडेंट है ना।
तो बस सरनेम की वजह से हाईलाइटेड है और सरनेम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है. सो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सरनेम. देन किसने दिया ये सरनेम के प्रेसिडेंट जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, उन्होंने दिया है. और ये देखो मैप पे एक बार सरनेम की पोजीशनिंग देख लो. ये साउथ अमेरिका आपको दिख रहा है, ये पनामा वाला हिस्सा आ गया. ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है दिस इज सरनेम, फ्रेंच गयाना के ऊपर. देन अच्छा, इस अवार्ड का नाम क्या है जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है सरनेम का? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेयर ऑफ येलो स्टार. येलो स्टार याद रख लीजिएगा, ठीक है. एंड पहली भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है और उनकी विजिट थी सरनेम में. दोनों देशों के बीच में काफ़ी सारे MOU साइन किए हैं हेल्थ, एग्रीकल्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग के सेक्टर में, और उसी के साथ साथ उनको ये अवार्ड भी दिया गया. सरनेम की अगर हम बात करें, कैपिटल है पैरामारिबो. देन डच लैंग्वेज यहाँ प्रमुख तौर से बोली जाती है और साउथ अमेरिकन कंट्री है ये. चलो आगे ना, सरनेम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है प्रेसिडेंट को और इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर जी को. सो इजिप्ट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल दैट वाज कन्फर्ड अपॉन PM मोदी. सो PM मोदी कन्फर्ड विद इजिप्ट्स हाईएस्ट स्टेट ऑनर. स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री होता है, ऑर्डर ऑफ द नाइल. इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी, अब्दुल फताह अल सीसी जिनको हमने रिपब्लिक डे परेड में एज चीफ गेस्ट भी बुलाया था, बिल्कुल वही है ये. हैज बीन कन्फर्ड विद ऑर्डर ऑफ द नाइल. हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया. 1997 के बाद पहले PM हुए हैं PM मोदी जिन्होंने इजिप्ट में विजिट अपनी की है. ऑर्डर ऑफ द नाइल की अगर हम बात करें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो 1915 में बना था और जो स्टेट हेड्स होते हैं या क्राउन प्रिंसेस वगैरह होते हैं, प्रिंस एंड ऑल, इन सबको दिया जाता है. ओके, गीता प्रेस गोरखपुर. गीता प्रेस गोरखपुर हो सकता है कई लोगों के बचपन से जुड़ी हुई यादें हों, बिकॉज मम्मी पापा जब रामायण महाभारत ये सब पढ़ते थे, अभी भी अगर पढ़ते होंगे, मेरे बचपन से जुड़ी हुई है, हमने बहुत पढ़ी है. तो गीता प्रेस गोरखपुर जानी जाती है अपनी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स या बुक्स के लिए. पब्लिकेशन हाउस है ये और GI टैग भी हो चुका है. सो गीता प्रेस गोरखपुर से रिलेटेड अगली न्यूज़ है और वो क्या है कि इनको मिला है गांधी पीस प्राइज 2021. गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज दिया गया है 2021 का. एक पूरी जूरी थी जिसको हेड किया PM मोदी ने और उन्होंने ये अवार्ड डिसाइड किया कि गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा. और उनकी एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन वायलेंट एंड गांधीयन मेथड से, यानी कि आप शांति से अगर कोई बड़ा चेंज लेकर के आ रहे हो, जैसे इन्होंने अपनी बुक्स के थ्रू लाया है, तो इसलिए अवार्ड दिया जाता है. गीता प्रेस के बारे में देख लेते हैं. 1923 में इसकी शुरुआत होती है और वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिशर्स के तौर पे ये जाने जाते हैं. 41.7 करोड़ किताबें आज तक पब्लिश की हैं 14 लैंग्वेजेस में, जिसमें 16.21 करोड़ कॉपीज सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता की है. सो रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, ये सब के लिए गीता प्रेस गोरखपुर जाना जाता है. ऑल राइट, आप मुझे बताएंगे एक चीज़, ये कहाँ पर है? अगर मैंने नहीं लिखा है, हाँ बताइए कहाँ पर है ये? MP, UP, कौन से स्टेट में है? गोरखपुर, बताइए ना. UP है, क्यों पूछा मैंने ये सवाल? आ जाओ चलो. सो गांधी पीस प्राइज के बारे में देख लेते हैं. जैसे कि मैंने कहा था, कुछ जो अवार्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टार्टिंग इन्फो के एंगल से. सो 1995 से दिया जा रहा है एंड जो महात्मा गांधी जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी उस समय इसको इंस्टीट्यूट किया गया था और इसमें 1 करोड़ रुपए का मॉनेटरी अवार्ड भी दिया जाता है अपार्ट फ्रॉम द साइटेशन एंड एवरीथिंग. इससे पहले जो 2 प्रमुख हस्तियां हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा चुका है, एक हैं सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद जो कि ओमान के हैं, 2019 में उनको दिया गया था, और दूसरा बंगबंधु शेख मुजीबुर उर रहमान एंड इनको 2020 के अंदर दिया गया था. ओके, चलिए. योगा डे इवेंट इन सूरत सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. योग डे पे, योग दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, कब आता है? कब आता है? 21 जून को आता है. मैंने करवाया था समर सॉल्स्टिस से, जो सबसे बड़ा दिन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, गर्मियों बहुत लंबे समय तक सूरज की किरणें रहती हैं. समर सॉल्स्टिस पे हम योगा कर रहे थे. कहाँ कर रहे थे? पानी के पास कर रहे थे. हाइड्रोग्राफी डे. क्या चल रहा था? म्यूजिक चल रहा था, वर्ल्ड म्यूजिक डे, है ना. उससे एक दिन पहले हमने रेफ्यूजीज को बुलाया था तो रेफ्यूजी डे आ गया था. एक दिन बाद हमने ट्रीज लगाए थे तो रेन फॉरेस्ट वाला डे हो गया, है ना. इस तरह से हमने याद किया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा. सो इसी योगा डे पे जो सूरत में बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर योगा किया, तो उससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है. उसकी न्यूज़ है ये. ओवर 1.53 लाख पीपल पार्टिसिपेटेड इन योगा इवेंट. कहाँ हुआ? सूरत में हुआ. सूरत याद रखिएगा, ठीक है. तो गुजरात के जो CM हैं भूपेंद्र पटेल, उनको ये सर्टिफिकेट थमाया गया. देन वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनकर ही कॉन्फर्ड 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स. 4th नेशनल वाटर अवार्ड. 4th का क्या है यहाँ पे लेना देना? ये एडिशन है, यानी चौथी बारी अवार्ड्स दिए गए हैं आज तक.
सो 4th वाटर नेशनल अवार्ड्स दिए गए, किसके द्वारा दिए गए? वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा दिए गए। नंबर 1 उनका नाम आपको पता ही है, जगदीप धनखड़ जी। अब कितनी कैटेगरीज में दिए गए एक्सेट्रा देखते हैं। सो नई दिल्ली के अंदर 17 जून को ये दिए गए हैं और इन अवार्ड्स को देने के पहले ही लॉन्च किया गया एक एनिमेटेड फिल्म का पीकू पे बेस्ड ये मूवी है। पीकू कौन है? पीकू है नेशनल वाटर मिशन का मैस्कॉट। अलग अलग चीज़ों के मैस्कॉट होते हैं ना, ओलंपिक के भी मैस्कॉट होते हैं, यानी एक कोई एनिमल फिगर होता है, कार्टून सा है ना, उसको मैस्कॉट बोलते हैं। सो पीकू जो नेशनल वाटर मिशन है हमारा, उसका मैस्कॉट का नाम क्या है? पीकू। और इसी पे बेस्ड एक शॉर्ट एनिमेटेड मूवी बनाई गई जो दूरदर्शन वगैरह पे दिखाई जाएगी वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड मैसेज पहुंचाने के लिए। अच्छा, टोटल नेशनल वाटर अवार्ड्स के अंदर टोटल 41 विनर्स अनाउंस किए गए अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुविनेशन ने मिलकर के अनाउंस किया। बेस्ट स्टेट के तौर पे कि भाई वाटर को प्रॉपर्ली बेस्ट मैनेज कौन सा स्टेट कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रही गुजरात की ओडिशा की गंजाम डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा की गंजाम डिस्ट्रिक्ट। बेस्ट विलेज पंचायत तेलंगाना की जगन्नाथपुरम विलेज पंचायत रही। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी रही चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये 4 मेजर इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा बेस्ट स्कूल को भी दिया गया महसाना गुजरात का जमियातपुरा प्राइमरी स्कूल है, जामियातपुरा। देन बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कैंपस यूसेज में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जो आती है वो है जम्मू एंड कश्मीर की। ऑलराइट, सेकेंड एडिशन ऑफ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान। सो दूसरा चरण या सेकेंड एडिशन रहा अंतर्राष्ट्रीय योग मीडिया को योग दिवस पे सम्मान दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान। योग दिवस आ गया 21 जून और उसमें मीडिया को सम्मान दिया गया। मीडिया को क्यों सम्मान? क्योंकि योग को नेशनली और इंटरनेशनली पहुंचाने का बहुत बड़ा काम मीडिया ने किया है। तो 3 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए गए, प्रिंट, टेलीविजन एंड रेडियो, और 22 इंडियन लैंग्वेजेस में और इंग्लिश में जो भी ब्रॉडकास्टिंग या प्रिंटिंग हुई है उन सबको कंसिडर किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये अवार्ड्स अनाउंस किए। ठीक है, टोटल 33 अवार्ड्स है 3 कैटेगरी के अंदर। एंड पहला एडिशन जो था इसका 2020 में दिया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ योग जो है या इंटरनेशनल योगा डे जो है उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी काफ़ी बात की है। इसके अलावा भी देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी की एक पहल रही कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो हुई थी उसमें 2014 में इन्होंने ये बात रखी थी कि भाई इस तरह का एक दिवस मनाया जाना चाहिए। 2015 से इंटरनेशनल योगा डे को ऑब्जर्व किया जाना शुरू कर दिया गया था। ऑलराइट, साहित्य अकादमी अनाउंसेस विनर्स ऑफ बाल साहित्य पुरस्कार, युवा पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी अवार्ड बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड्स हैं इंडिया के अंदर, और उसमें मेन कैटेगरी में तो दिए जाते हैं, वो अभी नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं बाल पुरस्कार की। बाल पुरस्कार जो बच्चों से रिलेटेड लिखा जाता है पर्टिकुलरली उसके लिए दिए जाते हैं, और उसी के साथ साथ युवा पुरस्कार जो यूथ राइटिंग में इन्वॉल्व होता है उनको दिए जाते हैं। जो साहित्य अकादमी के अवार्ड्स हैं वो टोटल 24 लैंग्वेजेस में लिटरेचर या राइटिंग के लिए दिए जाते हैं, जिसमें 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, उसके अलावा इंग्लिश हो गई और राजस्थानी को भी कंसिडर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस बार 22 तो बाल साहित्य पुरस्कार अनाउंस हुए, 20 युवा पुरस्कार अनाउंस हुए, कुछ जो रिमेनिंग है वो बाद में किए जा सकते हैं, और जो विनर्स होते हैं उनको 50,000 का चेक दिया गया। बाल साहित्य पुरस्कार में इंग्लिश और हिंदी कैटेगरी हम देखेंगे, युवा पुरस्कार में इंग्लिश और हिंदी कैटेगरी विनर्स हम देखेंगे। तो सुधा मूर्ति जी को बाल साहित्य पुरस्कार में दिया गया बिकॉज ये बच्चों की राइटिंग करते हैं, बच्चों के लिए। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ये किताब किसने लिखी? सुधा मूर्ति जी ने। तो देखो, बुक्स एंड ऑथर जरूरी नहीं है सिर्फ हमने जो शुरू में किया वही ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज ये किताब लिखी है सुधा मूर्ति जी ने, इसके लिए इनको साहित्य बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। ये इंग्लिश में लिखी गई, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब ये हिंदी के लिए किसको दिया गया? सूर्यनाथ सिंह को, और इनकी किताब जो थी शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है कौतुक ऐप, कौतुक ऐप, कौतुक है ये, कौतुक। ऑलराइट, देन हम आते हैं युवा पुरस्कार की तरफ, जो यूथ है उनके द्वारा लिखी गई। अनिरुद्ध कानिसेट्टी, इनको इंग्लिश में लॉर्ड ऑफ द डेक्कन, साउथ इंडियन सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्यास टू चोलास, तो पूरे उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी है। और उसके बाद अगर हम हिंदी में बात करें तो अतुल कुमार राय, जिन्होंने चांदपुर की चंदा ये किताब लिखी, ठीक है, नॉवल है ये। साहित्य अकादमी की बात करें तो 1954 के अंदर ये फाउंड किया गया था। एंड लाइक आई हैड टोल्ड यू, टोटल 24 लैंग्वेजेस हैं जिनको ये कंसिडर करता है फॉर गिविंग द अवार्ड्स।
आचार्य गोपी टू बी कन्फर्ड विद फर्स्ट प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड। आचार्य एन गोपी जो कि एक बहुत जाना माना नाम है लिखाई वाले जगत में, यानी लिटरेचर वर्ल्ड के अंदर एक क्रिटिक हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं, पोट हैं और साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित हैं। सो आचार्य एन गोपी जी को पहला प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ये कौन देता है? भारत जागृति, जो कि एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है भारत राष्ट्र समिति की। तो भारत राष्ट्र समिति की भारत जागृति है जिसने ये सम्मान दिया है। नाम क्या है? प्रोफेसर जयशंकर अवार्ड। किसको मिला है? आचार्य एन गोपी को मिला है। ठीक है, चलिए। ऑलराइट, अलापुझा डायरेक्टर डॉक्टर के वेणुगोपाल बैग्स IMA अवार्ड। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है जो कि डॉक्टर्स को दिया जाता है हर साल डॉक्टर्स डे पे। डॉक्टर्स डे कब आता है? 1 जुलाई को आता है। और तब ये दिया गया, किसको दिया गया? अलापुझा के जो जगह है ऑफकोर्स वेणुगोपाल जी को, के वेणुगोपाल। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई पे ये अवार्ड दिया गया। और इनको कौन सी कैटेगरी के अंदर दिया गया? कम्युनिटी सर्विस के अंदर दिया गया है और नई दिल्ली के अंदर ही रिसीव दिस अवार्ड। IMA की अगर हम बात करें 1928 में बनी थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। फाइन, चलिए। बॉल सॉन्ग्स ऑफ बंगाल। बॉल गीत होते हैं बंगाल के। अब बंगाली में हो सकता है बोल की तरह बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो। तो पूर्णा दास बॉल जो कि जाने जाते हैं इस संगीत से जुड़े हुए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इनको बॉल सम्राट की उपाधि भी दी थी, किंग ऑफ बॉल म्यूजिक। सो पंडित P.D. बॉल हैज बीन अवॉर्डेड फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो पूछा जा सकता है, बहुत आने के चांसेस होते हैं ऐसी चीज़ों के एग्जाम में कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति किस तरह के म्यूजिक से जुड़े हुए हैं या बॉल सम्राट किसे कहा जाता है, वो आपको बताना होगा। पंडित B.D. बॉल। और इन्हीं के ऊपर देखिए ये संगीत का नाम भी पड़ गया बिकॉज इट वेरी डिस्टिंक्ट म्यूजिक। सो पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया। कोलकाता एडिशन रहा इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल का। ओके, और कोलकाता में हुआ और उनको यहाँ पे दिया गया सम्मान। ये ऑलरेडी पद्मश्री से सम्मानित है फॉर दिस। एंड पद्मश्री बॉल सम्राट पंडित पूर्णा दास बॉल। ठीक है, और किसने इनको उपाधि दी बॉल सम्राट की? ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1967 में उपाधि इनको दी थी। देन मिशेल बेटिस अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट। बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए मिशेल बेटिस अवार्ड यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। और ये मिला है जगदीश बाकन जी को जो कि डायरेक्टर हैं गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु वाले एरिया में पूरा आपको ध्यान होगा, हमने बायोस्फीयर रिजर्व किए थे, तो उसके डायरेक्टर हैं ये। और इनको मिला है अपने बायोस्फीयर रिजर्व के मैनेजमेंट की स्किल्स एंड सबके चलते यूनेस्को से ये अवार्ड, मिशेल बेटिस अवार्ड। सो रामनाथपुरम DFO इज व्हाट? डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जगदीश एस बाकन। जगदीश एस बाकन हैज बीन गिवन यूनेस्को अवार्ड 2023 और उस अवार्ड का नाम क्या है? मिशेल बेटिस अवार्ड। और ये क्यों दिया जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। ऑलराइट, तो ये कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के। इसके अंदर $12,000 का अवार्ड दिया जाता है इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर मिशेल बेटिस एंड दैट इज इट। इसको रिसीव किया है इस इन पर्सन। चेन्नई बेस्ड चाइल्ड राइट एडवोकेट ललिता नटराजन विंस 2023 इकबाल मसीह अवार्ड। 2023 इकबाल मसीह अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? चेन्नई बेस्ड एक चाइल्ड राइट्स एडवोकेट हैं, एक्टिविस्ट हैं, ललिता नटराजन। तो आप देखिए यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कॉन्ट्रास्ट और यूनानिमिटी से आप ये याद रख सकते हो। एक तरफ है नटराजन जो कि नटराज हिंदू माइथोलॉजी से और रिलीजन से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे इकबाल मसीह। सो नटराज और इकबाल मसीह का एसोसिएशन आप कर सकते हो। इकबाल मसीह अवार्ड नटराजन को मिला है। कौन सी नटराजन? ललिता नटराजन को। ऑलराइट, और क्यों मिला है ये? यूजली जो US कांग्रेस होती है वो देती है, नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड है, पैसा नहीं मिलता, सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है अगर आपने चाइल्ड राइट्स और जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट अगर आपने बहुत कुछ अचीव किया होता है। और इन्होंने वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब आता है? कब आता है सोचिए ज़रा। 12 बज जाती है चाइल्ड लेबर से। 12 जून। ओके, यू रिमेंबर दैट। चलिए, 45th यूरोपियन एसे प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 45th यूरोपियन एसे प्राइज में लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। किसको मिला है? अरुंधति रॉय को मिला है। इनकी एक बुक है आज़ादी,
और उसका जो फ्रेंच में ट्रांसलेशन हुआ उसके चलते और अदरवाइज इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए शी हैज गॉटन दिस अवार्ड. सो राइटर अरुंधति रॉय रिसीव्स 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट. और फ्रेंच ट्रांसलेशन हुआ इनकी किताब का, जो कंपाइलेशन था एक एसेज का, आज़ादी 2021 में ये किताब आई थी. ओके एंड ये सितंबर 12 के अंदर अब स्विट्जरलैंड में ये पूरी सेरेमनी होगी जिसमें शी विल बी रिसीविंग द अवार्ड. अगर हम यूरोपियन एसे प्राइज की बात करें तो 1975 में इसकी शुरुआत हुई. ईयर याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. चार्ल्स वेलिन फाउंडेशन से शुरुआत हुई है. तो ऐसे ऑथर जो कि अपने थॉट्स के थ्रू एक नई सोच जगाते हैं, उनको ये यूजुअली अवार्ड दिया जाता है. सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन रिसीव्स ऑनररी डॉक्टरेट इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में ऑनररी डॉक्टरेट. ऑनररी डॉक्टरेट क्या होता है? एक होता है पीएचडी हम पढ़ लिख के या थीसिस वगैरह बना के लेते हैं. एक होता है कि आपने ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर दिया कि आपको डॉक्टरेट दे दिया जाता है, उसको ऑनररी डॉक्टरेट कहा जाता है. सो शंकर महादेवन जी को मिला है. बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी लंदन इंग्लैंड ने ये दिया है. देन राजेंद्र सिंह दत्त ऑनर्ड विद पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2023. पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? राजेंद्र सिंह दत्त जी को. अब पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जो है वो ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक जी ने हैंड ओवर किया इनको. ये जो दत्त साहब है ये वन ऑफ दी लास्ट सर्वाइविंग वेटरन्स हैं वर्ल्ड वॉर 2 के, सिख कम्युनिटी के, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया था और जो एलाइड फोर्सेस थी उनकी तरफ से ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में लड़ा था. ठीक है. और पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जो है ये ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज करता है जिन्होंने कम्युनिटी में कोई ना कोई डिफरेंस लेकर के आया हो. सो ही हैज़ बीन अवार्डेड विद दैट. ठीक है जी, ध्यान रह जाएगा आपको, नहीं रहेगा तो भी ऑप्शन नहीं, ध्यान रखना है. आरबीआई गवर्नर दास नेम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर. सो शशिकांत दास जी जो हैं उनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है. दूसरे ऐसे आरबीआई गवर्नर बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है. इससे पहले रघुराम राजन जी को 2015 में ये अवार्ड दिया गया था. ठीक है. सो रघुराम राजन जी के बाद शशिकांत दास, और इनको ये अवार्ड मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023. किसने दिया है? सेंट्रल बैंकिंग ने, जो कि लंदन में है, सेंट्रल बैंकिंग इन लंदन, उन्होंने अवार्ड दिया है. और बैंक ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको गया? ये तो गवर्नर ऑफ द ईयर बने हैं. नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया. अच्छा, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर क्यों बताया गया अभी? क्योंकि कोविड के टाइम में भी इन्होंने जिस तरह से पूरी हमारी इकोनॉमी को बांधे रखा, उसके चलते ही इज बीन कंसिडर्ड एन अवार्ड. इंडियन फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट. इंडियन फिल्म जिसका नाम क्या है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट विंस WHO अवार्ड. WHO का एक अवार्ड है जिसको एक इंडियन फिल्म ने जीता है. उस फिल्म का नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट. ये जो मूवी है ये किसने डायरेक्ट की है? वंदिता सरिया जी ने. इंडिया से ये है और एक स्पेशल प्राइज इसको दिया गया है क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ कैटेगरी में. अब आप बोलोगे WHO का कौन सा अवार्ड होता है मूवी के लिए? तो समझो इसको, 4th एडिशन ऑफ हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल. WHO ये ऑर्गेनाइज करवाती है हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल. सो इसी थीम से रिलेटेड फिल्म्स बनाई जाती हैं और WHO जो कि जेनेवा में हेडक्वार्टर्ड है वो ये ऑर्गेनाइज करवाता है. साउथ ईस्ट एशियन रीजन से जितने भी WHO नेशंस हैं ना जो जुड़े हुए हैं उनसे, उनकी एंट्रीज में 2 मूवीज ने ये अवार्ड जीता. एक बांग्लादेश से एंट्री थी और एक इंडिया से एंट्री थी. बांग्लादेश से जिस मूवी ने जीता 1 in 36 million, स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड लेड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश. लेड से जो पॉइजनिंग हो जाती है ना, उससे रिलेटेड है. तो बांग्लादेश से इसने जीता है, साउथ ईस्ट एशिया में बांग्लादेश से. और उसके अलावा हमें एक स्पेशल प्राइज दिया गया है इस मूवी को. ओके, चलिए. सो उसके बाद हम आते हैं रामचंद्र गुहाज बुक विंस एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज. किसकी किताब है? रामचंद्र गुहा, जो कि आपने कहीं ना कहीं इनका नाम कभी ना कभी सुना होगा अगर आप करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं. सो रामचंद्र गुहा जी की किताब है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम. 11 ऐसे लोग जो कि फॉरेनर 7 ऐसे लोग जो कि फॉरेनर्स थे पर उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़े, वो इंडिया की तरफ से, जिनमें कि एनी बेसेंट भी शामिल थी, है ना. सो उनके बारे में बात की गई है. रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियन फ्रीडम. तो हिस्टोरिकल बायोग्राफी सेक्शन के अंदर एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज में रामचंद्र गुहा जी की इस किताब को अवार्ड दिया गया है. 5 structures from Telangana have been awarded International Green Apple Award for Beautiful Buildings. पहली बार हिंदुस्तान से किन्हीं बिल्डिंग्स को ये अवार्ड मिला है. क्या अवार्ड है? इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड फॉर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स. और ये 5 बिल्डिंग जिनको अवार्ड दिया गया है, 5 के 5 तेलंगाना से हैं. राइट. कौन कौन सी बिल्डिंग है? डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट है,
मुआज़म जही मार्केट है, देन यादगिरिगुट्टा टेम्पल है, दुर्गम शेरुवु केबल ब्रिज है, उसके अलावा तेलंगाना पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है। ये पांचों जो हैं इनको अवार्ड दिया गया है लंदन के अंदर। देख लेते हैं। 5 buildings and structures from तेलंगाना awarded for इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड फॉर ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो आपने इकोसिस्टम का ध्यान रखते हुए सारे ग्रीन नॉर्म्स का ध्यान रखते हुए बिल्डिंग्स बनाई भी हैं, यूटिलाइज भी की हैं। सो इको फ्रेंडली तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से, प्लस ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, उसके हिसाब से ये जज किया गया। सो 5 बिल्डिंग्स इन दी अर्बन एंड रियल एस्टेट सेक्टर कैटेगरी, पांचों उसी में आती है। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लंदन बेस्ड है, ये अवार्ड देती है एंड पहली बार इंडिया से किन्हीं बिल्डिंग्स को शामिल किया गया है। पांचों बिल्डिंग का नाम हमने देख ही लिया। अब कौन कौन सी कैटेगरी में, जैसे मुअज़्ज़म जही मार्केट जो है वो हेरिटेज मार्केट कैटेगरी या हेरिटेज कैटेगरी, दुर्गम शेरुवु केबल ब्रिज ब्रिज कैटेगरी हो गया। देन बी आर अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग जो है वो एस्थेटिकली डिजाइंड ऑफिस एंड वर्क स्पेस, एस्थेटिकली डिजाइन यानी सुंदरता का, वर्क स्पेस वगैरह का, एर्गोनॉमिक्स वगैरह का ध्यान रखते हुए। एर्गोनॉमिक्स क्या होते हैं, एर्गोनॉमिक्स छोड़ दीजिए, एर्गोनॉमिक्स में नहीं आएंगे, बट एस्थेटिकली यानी सुंदर दिखती हुई अच्छी सी बिल्डिंग। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जो है वो यूनिक ऑफिस कैटेगरी में। तो एक एक कैटेगरी रटने की जरूरत नहीं है कि भाई मुअज़्ज़म जही मार्केट को कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला, इसको कौन सी कैटेगरी में मिला। नो, डू नॉट रिमेंबर ऑल दिस। ये पांचों के नाम ध्यान रख लीजिए बस, ठीक है। चलिए, विच स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज बीन कॉन्फर्ड विद UITP अवार्ड। किस राज्य सड़क परिवहन निगम को UITP पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को। केरला की जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है उसको UITP अवार्ड दिया गया है। UITP अवार्ड क्या है? ये इंटरनेशनल एसोसिएशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। UITP, यूनियन इंटरनेशनल दे ट्रांसपोर्ट पब्लिक्स इस तरह से पूरा इसका एक्सपेंशन होता है। इंटरनेशनल एसोसिएशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, और उसकी तरफ से केरला को अवार्ड मिला है क्योंकि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स केरला ने, ठीक है। और ग्लोबल ट्रांसपोर्ट समिट हुआ बार्सिलोना स्पेस में, उसी के दौरान ये अनाउंसमेंट भी किया गया, अवार्ड दिया गया। ऑलराइट, सो योर माइलस्टोन क्वेश्चन जिसका आंसर अब आपको मिल रहा है। ऑथर सलमान रश्दी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज 2023। गांधीयन पीस प्राइज अलग था, है ना, वो गोरखपुर प्रेस, गीता प्रेस गोरखपुर। ये जर्मन पीस प्राइज है। जर्मन पीस प्राइज ऑथर सलमान रश्दी को मिला है। उनके जो भी लिटरेरी वर्क आज तक रहे, और उन्होंने अपने अगेंस्ट इतना डेंजर रहता है, उनकी जान को हमेशा धमकियां मिलती रहती हैं, और फिर भी उन्होंने जो रिजॉल्व दिखाया लिखते रहे हैं, इसलिए तो ये ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर है जिनको अवार्ड दिया गया। 25,000 यूरोस का ये इसमें प्राइज मनी शामिल है, और ये फ्रैंकफर्ट में अक्टूबर के अंदर ये इनको प्राइज दिया जाना है, ठीक है। जर्मन पीस प्राइज सलमान रश्दी। इंडिगो बैंक्स वर्ल्ड एविएशन अवार्ड 2023, वर्ल्ड एविएशन अवार्ड 2023 में इंडिगो को बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया। इंडिया साउथ एशिया में सबसे बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन में अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट इंडिगो को पाया गया है, और ऐसा पहली बार नहीं है, लगातार आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 13th बार ऐसा है, कहीं लिखा होगा, ये रहा 13 टाइम इसको लगातार इस सेगमेंट के अंदर अवार्ड दिया गया। अवार्ड कौन दे रहा है भाई? ये दे रहा है 2023 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स, जो कि पेरिस एयर शो के दौरान दिए गए। WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गिब्रीयेसस अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। IOC ने डॉक्टर टेड्रोस गिब्रीयेसस को अवार्ड किया है। क्यों अवार्ड दिया है? क्योंकि कोविड के दौरान भी जो ओलंपिक्स थे वो ऑर्गेनाइज करवाने में WHO ने IOC की मदद की थी, एक पैक्ट और एक एसोसिएशन बना था, ठीक है। सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है थॉमस बैश, उन्होंने ये अवार्ड जो है दिया है। सो दिस ही इज डॉक्टर गिब्रीयेसस एंड ही इज थॉमस बैश। अवार्ड सेरेमनी लॉज़ेन स्विट्जरलैंड के अंदर हुई, जो कि बस हुई, ओलंपिक हाउस है वहाँ पे, है ना। देन ओलंपिक कप 2021 भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन WHO को दिया गया। इंडिविजुअल को तो क्या दिया गया? ओलंपिक ऑर्डर दिया गया। इस अवार्ड, ये जो माला वाला, ये जो इनके गले में दिख रहा है आपको, दिस इज ओलंपिक ऑर्डर, ठीक है। या हो सकता है ये ओलंपिक ऑर्डर हो, वन ऑफ द वन, नो दिस इज ओलंपिक ऑर्डर जो गले में पहना है, ठीक है। और एक ओलंपिक कप दिया गया 2021, ओलंपिक कप फॉर 2021, ये मिला WHO को एज एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द हाईएस्ट ऑनर जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है बाय IOC, ठीक है। चलिए,
ओलंपिक कप के बारे में देख लीजिए, 1906 में शुरू किया गया था पेरी डे कॉबर्टन ने, और जो कि आईओसी के फाउंडर भी थे। हाईएस्ट ऑनर है, लाइक आई टोल्ड यू, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रांस पेरिस के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर ये है लॉजेन स्विट्जरलैंड में, और थॉमस बैश इसके प्रेसिडेंट है। डायरेक्टर जनरल इज मिस्टर केपर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिलीज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, किस लिए मिला है? क्योंकि 200 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस करने वाले पहले सॉकर प्लेयर बन जाते हैं, पहले मेंस प्लेयर बन जाते हैं, खिलाड़ी बन जाते हैं। 200 बार इंटरनेशनल मैचेस के अंदर इन्होंने अपनी अपीयरेंस दर्ज की है। देन पैटरसन जोसेफ विंस RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज 2023। पैटरसन जोसेफ को RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 मिला है। नाउ व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? सी, RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज के बारे में पहले देख लीजिए। इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड है जो कि डेब्यू राइटर को दिया जाता है फिक्शन या नॉन फिक्शन के लिए। नंबर 1, 10,000 पाउंड का इसमें प्राइस होता है। तो पैटरसन जोसेफ जो है, उनकी डेब्यू बुक या नॉवल, क्या किताब का नाम रहा? द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नेशियस सैंचो। द सीक्रेट डायरी ऑफ चार्ल्स इग्नेशियस सैंचो। अब ये कौन व्यक्ति है? ये पहले ब्लैक पर्सन है जिन्होंने वोट दिया था इंग्लैंड के अंदर, ऐसा कहा जाता है, और उनके ऊपर इन्होंने पूरी नॉवल लिखी है। सो क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज, ब्लैंड का मतलब पता है? फूड में कुछ ब्लैंड फूड, यानी ना मिर्ची मसाला है ना मीठा, एकदम ब्लैंड सा फीका सा खाना जो होता है उसको ब्लैंड कहा जाता है, ठीक है। और पैटरसन जोसेफ ये है हमारे जो विनर है। तो आप कैसे याद रख सकते हो कि मम्मियाँ ना छोटे छोटे जो सन होते हैं, ऐसे कर सकते हो आप, या जो पेट होते हैं अपने, उनको ब्लैंड फूड देते हैं, उनको मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं देते। तो पैटरसन और ब्लैंड का एसोसिएशन करके आप ये दोनों नाम याद रख सकते हैं। और ये पोस्टर आप देख लीजिए, ही इज़ पैटरसन एंड देन व्हाट एल्स? नथिंग। द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नेशियस सैंचो। Then boxing champion Mary Kom named Global Indian Icon at UK India Awards. UK India Awards में Global Indian Icon के तौर पे किसको सम्मानित किया गया? मैरी कॉम को, जो पहली महिला ओलंपिक मेडलिस्ट भारत के लिए रही। और हाई कमीशन ऑफ इंडियन हाई कमीशन टू यूनाइटेड किंगडम विक्रम दोराईस्वामी जो है, उनके हाथ से इनको अवार्ड दिया गया। अब देखो ये शॉर्ट न्यूज़ क्या है। अब आप बोलेंगे मैम व्हाट इज दिस नाउ? सी, जो भी कुछ हम कैटेगरीज पढ़ रहे होते हैं, हम एक हेडलाइन लेते हैं और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं। कुछ एक शॉर्ट न्यूज़ होती है जिनमें डिस्क्रिप्शन वगैरह की जरूरत नहीं होती है, वन लाइनर न्यूज़ होती है। और इसी तरह की जो अलग अलग मेन न्यूज़ भी है ना, उन्हीं में से जो हम डिटेल न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें से मेन न्यूज़ निकाल करके हम रफ्तार, जो आपके लिए CA रफ्तार ला रहे हैं ना, उसमें इसी फॉर्मेट में आपके पास सारी न्यूज़ होगी। ऑल न्यूज़ इन क्रिस्प 2 लाइन 1 लाइन फॉर्मेट के अंदर। सो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL जो है, इट हैज़ वन ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023। और ये बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, सेफ्टी एक्सीलेंस कैटेगरी के अंदर इसको अवार्ड मिला है। एतिहाद एयरवेज जो है, जो कि UAE की नेशनल एयरलाइन है, उसको एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड दिया गया है बाय एयरलाइन रेटिंग्स। एतिहाद एयरवेज UAE की है, सो एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर, इट हैज़ बैक द अवार्ड। सो विद दिस वी आर डन विथ अवार्ड कैटेगरी ऑल्सो। बहुत एग्जॉस्टिव कैटेगरी होती है, आई नो, पर इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ सकता। और अवार्ड्स में से तो ऐसा नहीं सिर्फ वनडे एग्जाम में सवाल आएगा, सिविल्स तक में सवाल पूछे जाते हैं, आपके स्टेट सिविल्स या UPSC हो, ठीक है। अब हम आते हैं हमारी फाइनल कैटेगरी की तरफ, ओबिचुअरीज। ओबिचुअरीज में से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? ये नहीं पूछेंगे कि इस पर्सन की डेथ कब हुई तो आप डेट याद रख रहे हो या ईयर याद रख रहे हो। नो नो नो, आपसे पूछा जाएगा सो एंड सो पर्सन जिनका हाल ही में निधन हुआ है या हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे या उन्होंने हाल ही में क्या काम किया। सो उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है जो कि इंपॉर्टेंट या एमिनेंट हो, ठीक है। तो अब हम लेते हैं हमारे लास्ट सेक्शन को, और उससे पहले आपके लिए है माइलस्टोन 2 क्वेश्चन। एक और पड़ाव खत्म हुआ है ना, तो चलो यही से रिलेटेड है, हमारे ओबिचुरी सेक्शन से ही रिलेटेड। जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो वेट कीजिए, आंसर मिलेगा। नोबेल लॉरेट जॉन बैनिस्टर गुड इनफ who passed away recently had won Nobel Prize in which field? अब देखो एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बैनिस्टर गुड इनफ, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से नोबेल प्राइज जीत चुके हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स? ये आपको पता होना चाहिए। पता है तो बताइए, नहीं तो वेट करेंगे। चलिए, सो अवार्ड विनिंग दूरदर्शन न्यूज एंकर गीतांजलि अय्यर पासेस अवे। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हाल ही में गीतांजलि अय्यर जिनका निधन हो गया,
वो किस फील्ड से जुड़ी हुई थी? तो वो एक न्यूज़ एंकर थी। ओके, सो दूरदर्शन के सबसे शुरुआती फीमेल इंग्लिश न्यूज़ एंकर्स जो थी उनमें से एक थी गीतांजलि अय्यर, और उनका हाल ही में निधन हो गया। बस इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा और ध्यान रखने वाला कुछ भी नहीं है। केरला's फर्स्ट अशोक चक्र विनर, अशोक चक्र जो कि गैलेंट्री अवार्ड होता है, जो कि वीरता के लिए दिया जाता है, लेकिन शांत माहौल में, यानी जब वॉर नहीं चल रही होती है ना, पीस टाइम सिचुएशन में हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है अशोक चक्र। तो केरला के पहले अशोक चक्र विजेता विनर हवलदार एल्बी डिक्रूज, नाम क्या है? एल्बी डिक्रूज, वो उनका निधन हो गया। सो अशोक चक्र 1962 में मिला इनको, नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दिया गया, और इन्होंने नागा रिबेल्स के अगेंस्ट जो अपनी ब्रेवरी दिखाई थी उसके लिए दिया गया। तो वॉर नहीं चल रही, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इस तरह की वॉर नहीं चल रही, लेकिन हाँ मुठभेड़ हुई है कुछ, लेकिन पीस टाइम सिचुएशन है कंट्री में, और अगर आपने कोई बहादुरी दिखाई है तो आपको गैलेंट्री अवार्ड के लिए कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अशोक चक्र हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन है ब्रेवरी और करेज के लिए, लेकिन पीस टाइम, देखो पीस टाइम जब वॉर नहीं चल रही है। ओके, और इसको 1952 में शुरू किया गया था। वॉर सिचुएशन में सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र। तो एल्बी डिक्रूज केरला से सबसे पहले अशोक चक्र विनर 1962 में। पद्मश्री डॉक्टर वेद कुमारी घई पास्ट अवे, डॉक्टर वेद कुमारी घई जिनको अभी लिखा होगा 2014 के अंदर पद्मश्री दिया गया। ये संस्कृत स्कॉलर थी, देखो नाम में वेद कुमारी आ रहा है ना, वेद, जितने भी वेद पुराण सब संस्कृत में लिखे जाते हैं, तो संस्कृत स्कॉलर रही थी और जम्मू एंड कश्मीर से, और इनको पद्मश्री भी इसके लिए दिया गया था। नोटेड थिएटर एक्टर आमिर रजा हुसैन पास्ड अवे, आमिर रजा हुसैन जिनको आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा और थिएटर से बहुत मुख्य रूप से जुड़े हुए थे, इसके चलते इनको पद्मश्री भी मिला था 2001 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू थिएटर एंड ही हैज पास्ड अवे। आमिर रजा हुसैन। वेटरन एक्टर सुलोचना जी, बहुत सी पुरानी मूवीज में आपको मिल जाएंगी सुलोचना जी, उनका निधन हो गया 94 में, इनको भी पद्मश्री दिया गया था 1999 के लिए। तो सुलोचना जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक्ट्रेस थी, उनको पद्मश्री कौन से साल में दिया गया? बिल्कुल पूछा जा सकता है, 1999 में। देन वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट है। अमूल गर्ल क्रिएटर सिल्वेस्टर डाकुन्हा पास्ड अवे। सो अमूल गर्ल का जो पूरा कैंपेन था ना, अटली बटली डिलिशियस अमूल, तो ये जो पूरा कैंपेन था, अमूल गर्ल थी, ये पूरा कैंपेन था, ये किसका सोचा हुआ था? सिल्वेस्टर डाकुन्हा जी का सोचा हुआ था, एंड सिल्वेस्टर डाकुन्हा जी का हाल ही में निधन हो गया। तो किस चीज़ से जुड़े हुए थे? अमूल के कैंपेन से जुड़े हुए थे। अमूल गर्ल जो अटली बटली कैंपेन है, वो इनके पूरा कंसीव किया हुआ थॉट था, और अमूल एक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क पूरा ब्रांड है, 1966 में इसकी शुरुआत की गई थी। देन कॉर्मैक मैकार्थी, अ रिनोन्ड नॉवेलिस्ट। कौन थे ये नॉवेलिस्ट? अमेरिका से, और उनका निधन हो गया। इन्होंने जो नॉवेल्स लिखी थी काफ़ी फेमस रही, काफ़ी मूवीज इनके नॉवेल्स पे बन चुकी हैं। सो कॉर्मैक मैकार्थी यूएस से नॉवेलिस्ट है, जैसे कि ऑल द प्रिटी हॉर्सेस, द रोड के लिए इनको पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है 2007 के अंदर। देन नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, इस पे भी मूवी बन चुकी है। सो वेरी नोटेड नॉवेलिस्ट कॉर्मैक मैकार्थी। कौन थे? नॉवेलिस्ट थे। कहाँ से थे? अमेरिका से थे। डैनियल एल्सबर्ग, वेरी पॉपुलर नेम एंड वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ये रिनोन विसल ब्लोअर थे। विसल ब्लोअर कौन होता है? जो कोई ना कोई गड़बड़ी अगर चल रही है उसको उजागर कर दे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत चल रहा है और वो पब्लिकली बता दिया जाए। इसी तरह से यूएस गवर्नमेंट से जुड़े हुए ये रहे हैं, इनके पास सारी सीक्रेट डॉक्यूमेंट रहते थे, और इन्होंने विसल ब्लो किया था किसके आगे, किस चीज़ से रिलेटेड? पेंटागन पेपर्स लीक जो हुआ था ना, कि वियतनाम वॉर में यूएस का क्या रोल रहा था, उन्होंने उस वॉर को बढ़ाने के लिए किस तरह से स्ट्रैटेजाइजिंग एंड ऑल की थी। तो पूरा पेंटागन पेपर्स का जो लीकिंग था, विसल ब्लोइंग जो की गई थी, वो डैनियल एल्सबर्ग के द्वारा की गई थी, और इनका अब निधन हो गया है। सो किस चीज़ से जाने जाते थे? इन्होंने यूएस गवर्नमेंट को एक्सपोज किया था वियतनाम वॉर के रिगार्डिंग, जो भी यूएस गवर्नमेंट के रोल रहे थे उससे रिलेटेड। ठीक है, और इसके चलते जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उनको भी रिजाइन करना पड़ा था। तो काफ़ी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज इनके पेंटागन पेपर लीक के चलते हुए थे। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। देन आपका जो माइलस्टोन क्वेश्चन था उसका आंसर, नोबेल लॉरेट जॉन बैनिस्टर गुडइनफ पासेस अवे, और वो उनको नोबेल प्राइज मिला था
केमिस्ट्री से इन द ईयर 2019 और इन्होंने शेयर किया था प्राइज 2 और लोगों के साथ में. सो जॉन बी गुडनफ, देन एम स्टैनले विटिंगम एंड आकिरा योशिनो, इन तीनों ने मिलकर के लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं तो उनको इन्वेंट किया था. लिथियम आयन बैटरीज जो बहुत एक्सटेंसिवली आज यूज़ की जाती हैं उनको डिस्कवर किया था इन 3 लोगों ने मिलकर के, और उसके लिए 2019 में दे हैड रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री. अपार्ट फ्रॉम दैट जो गुडनफ थे उन्होंने कंप्यूटर रैम जो है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके इन्वेंशन में भी काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले किया हुआ था. सो ये था आज का फाइनल सेक्शन. जाते जाते फटाफट से देख लीजिए कि नॉट जस्ट करंट अफेयर्स, सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, बाकी जो भी जीके के पोर्शंस होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके, उन सब के लिए भी एक कॉमन कोर्स अवेलेबल है. मेजरली इसको एसएससी स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन क्योंकि अब एसएससी प्रीलिम्स और मेंस तरीके से होता है और काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है, तो स्टेट प्रीलिम्स, अगर आप स्टेट सिविल्स की भी तैयारी कर रहे हो तो भी ये कोर्स आपके बिल्कुल डेफिनेटली 100% काम का है. किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये कोर्स आपके काम का है. इसमें आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे और पूरे जीके का कोर्स एक साथ भी मिल जाएगा. टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है एसएससी के एंगल से, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो परचम ऐप के ऊपर. डिस्काउंट्स वगैरह के लिए आप टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए. वैसे शायद प्राइसेस ऑलरेडी डिस्काउंटेड वहाँ पे डाल दिए गए हैं. अच्छा, अब ये जो कोर्स है ये 3 मंथ्स एंड 6 मंथ एक्सेस में भी है. पहले सिर्फ एनुअल एक्सेस हुआ करता था, अब आप 3 महीने 6 महीने के लिए भी एक्सेस कर सकते हो. तो वैलिडिटी चेक करके लीजिएगा जो भी आप ले रहे हो. ओके, एंड फाइनली क्योंकि 2-3 बार से मैंने कुछ थॉट इनकॉर्पोरेट नहीं किया था तो स्टूडेंट्स फॉर डिमांडिंग मैम डू नॉट मिस आउट ऑन दिस पार्ट. सो आज का थॉट है लक वर्क्स फॉर दोज हु प्रिपेयर वेल फॉर द अपॉर्चुनिटी. इसको समझाने के लिए ना एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, बहुत छोटी सी है. कि एक बार एक गांव में जहाँ पे किसान रहते थे और बारिश नहीं हो रही थी, तो किसी मीटरोलॉजिस्ट से पूछा कि भाई बारिश होने के आसार है क्या? बोले हाँ है, थोड़ा टाइम लगेगा पर है, हो जाएगी पर टाइम लगेगा थोड़ा. तो सब लोग निश्चिंत होकर बैठ के बोले भाई कुछ करने का तो सेंस है नहीं, बारिश तो जब होगी तब होगी, पता ही नहीं है, कुछ महीने लग सकते हैं, कितना टाइम लगेगा. लेकिन एक व्यक्ति था उस गाँव में जो रोज जाता और अपने खेत पे मेहनत करता. लोग बोलते पागल है क्या, अभी से क्यों कर रहा है, तब तक तो खेत वापस ऐसा ही हो जाएगा, बारिश पता नहीं कब आएगी, महीनों में आ सकती है, 6 महीने भी लग जाए, 2 महीने भी लग जाए, नहीं पता. पर वो इंसान फिर भी जाता, अपने खेत की जुताई करता, उसमें से सारे वीड्स हटाता और टिलिंग करता रहता, कभी कुछ खाद डालता, कभी कुछ खुदाई कर रहा होता. कि किसी दिन बीज डाल दिए उसने, बोले हो सकता है अब इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, अब मुझे फीलिंग आ रही है कि अपॉर्चुनिटी आने वाली, उसने बीज डाल दिया. बाकी सब बैठे हुए हैं, कोई एक आध जना है जो थोड़ी बहुत खुदाई उदाई करने लग गया. लेकिन एकदम से जिस दिन बारिश आई, थोड़े ही टाइम के लिए आई, पर वो एकदम से बारिश बरसी, और क्योंकि उसने अपना खेत रेडी कर रखा था, वो अपॉर्चुनिटी उसको रिजल्ट दे गई. और सबने बोला अरे इसकी किस्मत अच्छी थी, हम सबके साथ तो कुछ खेती वेती हो नहीं पाई, ये भाई बढ़िया किस्मत वाला निकला. वो किस्मत वाला ऐसे ही नहीं बना, वो किस्मत वाला बना बिकॉज उसने प्रिपेयर किया था खुद को उस अपॉर्चुनिटी के लिए. आप कितना प्रिपेयर कर रहे हो खुद को किसी अपॉर्चुनिटी के लिए? कोई एग्जाम है जो मान लीजिए इस साल निकल गया और अब अगले साल 1 साल बाद आएगा, आप सोच रहे हो ठीक है अभी तो 1 साल पड़ा है, आराम आराम से करो तैयारी, लास्ट के 6 महीने 3 महीने में देखेंगे. आपको लगता है जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसको एकदम हैमर डाउन कर पाओगे? या हो सकता है बीच में 3-4 और अपॉर्चुनिटी आ जाएं छोटी छोटी, पर आप उसके लिए तैयार ही नहीं हो. सो नेवर वेट फॉर अपॉर्चुनिटी टू कम टू प्रिपेयर योरसेल्फ. कीप ऑन प्रिपेयरिंग योरसेल्फ. अपनी तैयारी हमेशा चालू रखिए. आपको नहीं पता कब कहाँ से किस तरह की कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाए और वो आपको लकी बना जाए अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी होगी, राइट. और ये जरूरी नहीं सिर्फ एग्जाम कॉन्टेक्स्ट में, लाइफ के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इसको आप अप्लाई कर सकते हो. सो ये था आज का छोटा सा ज्ञान आपके और मेरे लिए. अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम स्टेट न्यूज़, साइंस टेक और डिफेंस को डिस्कस करेंगे पूरे महीने के लिए. वो कल ही आ जाएगा. आज 4th है, 5th को आ जाएगा, 6th को हम नेशनल न्यूज़, फिनेंस न्यूज़ डिस्कस करेंगे और 7th को हम इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स और इंडेक्स डिस्कस करेंगे. तो 7th ऑफ जुलाई तक आपकी पूरी सीरीज कंप्लीट कर दूंगी मैं. आई नो अ लॉट ऑफ यू हैव योर एग्जामिनेशंस ऑन 9th ऑफ जुलाई, राइट. सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.